very good evening students and welcome to today's session of current affair revisions. तो MCQ format में we are discussing and we are revising all the important current affairs of July month. तो आज के first question पे move करते हैं. So first question is related to the award which has been given to an American filmmaker. So American filmmaker James Gray. तो किस person की बात हो रही है? We are talking here about James Gray. तो इनको क्या है, कुछ अवार्ड मिला है. कौन सा अवार्ड मिला है? हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनरी अवार्ड पार्दो अवार्ड. राइट, इनको ये पार्दो अवार्ड मिल रहा है. किसको मिल रहा है? जेम्स ग्रे को मिल रहा है. इट इज आस्किंग एट विच फिल्म फेस्टिवल. तो कौन से फिल्म फेस्टिवल में इनको जेम्स ग्रे को क्या है, दिस पार्दो अवार्ड हैज बीन गिवन. तो याद रखना, इन द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल दिस जेम्स ग्रे, जो कि एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, उनको क्या है, पार्दो अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो ये आपने याद रखना है. सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अमेरिकन फिल्म मेकर जेम्स ग्रे विल रिसीव द ऑनरी करियर पार्दो अवार्ड राइट एट द 79th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल. एंड ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? लोकार्नो में हो रहा है. एंड वेयर इज दिस लोकार्नो? इट इज इन स्विट्जरलैंड. राइट, तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल क्या है? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो फिल्म फेस्टिवल्स की कैटेगरी में ये बहुत ही क्या है, प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है. तो उसमें क्या है, उनको दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू American filmmaker James Gray, right? And this recognizes their outstanding lifetime contribution to the world of cinema. तो उस चीज को आप lifetime achievement award के जैसे देख सकते हो, उनको जेम्स ग्रे को ये दिया जा रहा है. राइट, तो I hope this is clear. So let's move on to the next question. And next question is from the health sector. And it is asking which initiative has significantly improved. तो किसी चीज की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, किसी इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है. सो विच इनिशिएटिव हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड मैटरनल एंड चाइल्ड केयर इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो पर्टिकुलरली इट इज आस्किंग कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह पे, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर के जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं. कैसे इम्प्रूव हुए हैं? एक कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से क्या है, प्रेगनेंसीज की मॉनिटरिंग हो रही है. जो डिलीवरीज है दे आर टेकिंग प्लेस इन हॉस्पिटल्स. तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के कारण क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. तो वो पूछ रहा है बेसिकली कौन सी स्कीम के अंडर. तो याद रखना है, अंडर द मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान. राइट, तो इस अभियान के अंडर क्या है, दिस अभियान इज बीइंग अंडरटेकन बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर द promotion of what? For the promotion of mother and child health care and promotion of institutional deliveries. बिकॉज क्या है, मोस्टली क्या है, विलेजेस में और ट्राइबल एरियाज में क्या देखने को मिलता था कि डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस एट होम. तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज होने के ना होने के कारण क्या है, बहुत बार जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द चाइल्ड मदर की डेथ हो जाती है एंड समटाइम्स बच्चे की डेथ भी हो जाती है. राइट, तो उस चीज को क्या है, रोकने के लिए एंड वो जो ये डेथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस क्या है, प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. तो उसके लिए क्या है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज लाइक रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो याद रखना है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान इज द दिस स्कीम. सो आई होप दिस इज क्लियर. So it is saying that Mukhyamantri Swasth Bastar Abhiyan has significantly improved the maternal and child health care in the Sukma district of Chhattisgarh. And under this program क्या किया जाता है, all the pregnant women are registered. तो क्या है, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं. तो नाउ दे नो कि कौन कौन सी वीमेन प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या है, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. एंड जितनी भी उनको क्या है इंपॉर्टेंट मेडिसिन और जो है प्री प्रेगनेंसी केयर है उसके बारे में गाइड करते हैं. एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर टाइमली मेडिकल केयर. एंड शुरू से ही वो ध्यान देते हैं कि अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उनको टाइम टू टाइम क्या मेडिकल केयर चाहिए और क्या उनको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, क्या नॉलेज चाहिए कि हाउ यू हैव टू हैंडल दिस. तो वो सारी चीजों के लिए क्या है, दे कीप ऑन गाइडिंग. तो इससे क्या है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. राइट,
Okay, let's move on to the next scheme which is related to the Delhi government. तो Delhi government की एक scheme है परिवर्तन scheme. So the Delhi government's परिवर्तन scheme aims to replace old commercial vehicles with which of the following. तो जो पुराने vehicles को हैं उनको क्या है रिप्लेस करने की बात करें, कॉमर्शियल नॉट पर्सनल यूज वाले, कॉमर्शियल जिसमें ट्रक्स और लॉरीज वो सब आ जाएंगे, राइट, तो उनको रिप्लेस करना है अंडर दिस परिवर्तन स्कीम. तो किसके साथ रिप्लेस करना है आपने, अपने ओल्ड जो व्हीकल्स हैं उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, वो वाले व्हीकल्स जो कि BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैं. सो जो BS6 नॉर्म के साथ क्या है, कंप्लाइंट है उन व्हीकल्स के साथ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ आपने जो अपने पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स है उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है. एंड ये क्यों करना है, बिकॉज इससे वही एड्रेस क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन. तो दिल्ली की पॉल्यूशन यू नो वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली इज रैंकिंग, राइट. तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या है, पुरानी गाड़ियों से क्या है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है, राइट. तो क्या है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं विद BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड व्हाट इज दिस BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स. सो थोड़ा सा यहाँ पे BS6 नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. सो BS6 stands for what? BS6 basically talks about Bharat stage 6 norms. तो BS stands for Bharat stage and 6 is other level. कौन सी स्टेज का कौन सा लेवल है, इट इज 6. तो ये रूल एंड रेगुलेशन है जो गाइड करता है कि फ्यूल और व्हीकल्स की जो इंजन्स हैं, राइट, वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि वो क्या है, पॉल्यूशन कम करे, राइट. तो फ्यूल क्या है, वो होने चाहिए जो पॉल्यूशन कम करे. तो इसमें क्या है बेसिकली, आपने याद रखना है कि BS6 में जो सल्फर कंटेंट होगा फ्यूल में, उसके लिए नॉर्म्स आई हैं कि सल्फर कंटेंट को क्या है, कम करना है. नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशंस है उसको कम करना है. तो ये सारी चीजों के ऊपर कौन बात करता है, BS6 स्टेज 6 नॉर्म्स बात करती है. और जो व्हीकल्स हैं उसके भी जो इंजन्स हैं वो भी क्या है, इस फ्यूल के कंप्लायंट होने चाहिए कि इस फ्यूल के साथ क्या है वो अच्छे से चल पाए. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आई एम. एंड ये जो BS6 नॉर्म है इसके बारे में एक चीज और याद करनी है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम Euro 6 नॉर्म्स. यूरोप में भी क्या है ये नॉर्म्स चल रहे हैं, तो वहां से इंस्पायर्ड होके हमने भी क्या है Euro 6 ये BS6 नॉर्म्स क्या है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि BS6 में सल्फर कंटेंट की जो दी गई है टारगेट कितना होना चाहिए इन द फ्यूल, मैक्सिमम सल्फर कंटेंट कितना हो सकता है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है एज पर BS6 नॉर्म्स. तो ये पूछा जा सकता है कि सल्फर कंटेंट के लिए कितना टारगेट दिया गया. So it is saying that Delhi cabinet has approved the implementation of परिवर्तन स्कीम. परिवर्तन मतलब चेंज करना. तो आपने क्या चेंज करना है, अपने ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स को चेंज करना है किसके साथ, नए व्हीकल्स के साथ. वो कौन से होने चाहिए, जहाँ तो वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए या BS6 कंप्लायंट होने चाहिए. BS6 कंप्लायंट होंगे तो क्या फायदा होगा, उसमें क्या सल्फर कंटेंट कम रिलीज होगा, पॉल्यूशन कम होगा, राइट. तो उस चीज को टू रिड्यूस द व्हीकुलर पॉल्यूशन एंड मॉडर्नाइज द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट फ्लीट अक्रॉस द दिल्ली. तो उसके लिए दे आर सेइंग. एंड स्कीम के अंदर एक ये भी फीचर है कि इफ यू आर व्हाट चेंजिंग योर व्हीकल अंडर दिस स्कीम, तो क्या है आपको टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाएंगे, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी देगी, आपको डिस्काउंट्स भी देंगे, सो दैट बिकॉज यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड क्लीनर फ्यूल एंड यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड क्लीनर व्हीकल्स. तो आपको क्या है गवर्नमेंट उसके लिए इंसेंटिवाइज भी करेगी, राइट. तो ये आपने याद रखना रिलेटेड टू द परिवर्तन स्कीम. तो सीधा भी पूछ सकता है परिवर्तन स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स विद BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स. एंड ये कहाँ की स्कीम है, इट इज द स्कीम ऑफ UT ऑफ NCR. तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली NCR रीजन के लिए ये स्कीम है. याद रखना परिवर्तन स्कीम सीधा नाम देके भी पूछ सकता है.
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आज स्टेट स्पेसिफिक न्यूज पे बहुत स्कीम्स पे काफी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो स्टेट स्पेसिफिक। अंडर कर्नाटका गृह ज्योति स्कीम, तो ग्रह को वहां के गृह, देयर सेइंग गृह, सो गृह ज्योति, ज्योति मींस लाइट, सो गृह ज्योति स्कीम के अंडर क्या है, एलिजिबल हाउस होल्ड रिसीव अप टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये तो अब हर स्टेट में ही चल रहा है कि इतने यूनिट्स ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। पंजाब में भी क्या 300 यूनिट फ्री बांट रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या एलिजिबल हाउस होल्ड को ये कितने दे रहे हैं, दे आर गिविंग 200 यूनिट। तो यहाँ पे कितनी है कर्नाटका की गृह ज्योति स्कीम के अंदर, इट इज 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द एलिजिबल हाउस होल्ड्स। So let's move on to the question number 5 and it is related to the कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल के कहाँ पे होने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के कौन से शहर में, ग्लासगो में होंगी, राइट। एंड इसमें क्या है, इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन होगा, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन होंगे हमारी तरफ से, तो याद रखना इट इज मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहेन, राइट। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये दोनों कौन सी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मीराबाई चानू कौन सी स्पोर्ट्स से हैं और लवलीना कौन सी स्पोर्ट्स हैं, राइट। दोनों बहुत ही लाइक फेमस प्लेयर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये होंगी हमारी फ्लैग बेयरर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2026 जो कि ग्लासगो में होने वाली है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम फीफा। फीफा के बारे में हमने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हो गया, इस बार का कौन सा था, 23rd वर्ल्ड कप था। एंड फाइनल मैच किस किस के बीच में था, तो वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे की दैट इट वाज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना एंड हु हैज वन, स्पेन हैज वन एंड अर्जेंटीना हैज लॉस्ट बाय 1-0। एंड हमने ये भी कल याद करा था दैट दिस डिसाइसिव वन गोल, जो एक गोल स्पेन की तरफ से हुआ, ये किसने किया था, आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद है कि ये डिसाइसिव गोल किसके द्वारा किया गया था, राइट। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि इस साल की होस्ट कंट्रीज कौन सी थी, तो होस्ट कंट्रीज थी यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, राइट। अभी देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अदर थिंग कि किसको गोल्डन बॉल मिला, गोल्डन ग्लव किसको मिला, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कल के सेशन में, तो आपने इसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम बिकॉज फीफा इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम। सो आज का क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री टू स्टार्ट इन 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो कौन सा प्लेयर बन गया जिसने क्या है टू स्टार्ट इन द 3 वर्ल्ड कप, 2014 में भी, 22 में भी और 26 में भी करने वाला ये प्लेयर जिसने हिस्ट्री बना ली है, तो कौन है, इट इज नन अदर देन मेसी। तो ये आपने याद रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम क्रिकेट के फील्ड से। तो इट इज सेइंग दैट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्कोर एन ओडीआई सेंचुरी। ओडीआई मतलब जो लोग क्रिकेट नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए ओडीआई इज वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, जो वनडे मैच होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वनडे इंटरनेशनल मैच में कौन से इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी जो है करी है स्कोर इन द लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स की ग्राउंड क्या है क्रिकेट की फील्ड में, इज वेरी वेरी स्पेशल, तो इसीलिए सेंचुरी भी बहुत स्पेशल बन जाती है। तो 138 रन स्कोर करके कौन सा प्लेयर ऐसा बन गया जिसने क्या है ओडीआई सेंचुरी जो है लॉर्ड्स में जो है स्कोर करी है। तो इसका आंसर आपने याद रखना है, इट इज रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्कोर एन ओडीआई सेंचुरी एट द लॉर्ड्स, राइट। एंड लॉर्ड्स की ग्राउंड कहाँ पे, इट इज इन इंग्लैंड, राइट। Okay, let's move on to the next question. It is again related to the FIFA. Which countries are the main co-host of the FIFA World Cup 2030? तो अभी जो next होने वाला है FIFA World Cup, right? उसके host के countries के बारे में पूछ रहा है। तो हमने कल भी discuss किया था इसका आंसर। What is the right answer for this thing? This question yesterday also we discussed. So next year, next जो है 24th FIFA World Cup जो होगा उसको Spain, Portugal and Morocco are going to co-host together.
कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट आपने मुझे इन तीनों कंट्रीज के कैपिटल्स बताने, कैपिटल सिटीज बताने, राइट। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ये जो 2030 वर्ल्ड कप होगा, इट वुड मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, तो इसलिए ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, राइट। सो मेन होस्ट कंट्रीज जो होंगी वो स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को होंगी, लेकिन सब होस्ट कंट्रीज भी हैं जिसमें यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे हैं। ये दे विल ईच होस्ट 1 सैनिटरी ओपनिंग मैच, तो यहाँ पे एक एक ओपनिंग मैच भी होगा इन तीनों कंट्रीज में, लेकिन मेन होस्ट कौन है ये याद रखना है, दैट इज स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को, राइट। तो ये याद रखना है। सो 6 नेशंस आर बेसिकली होस्टिंग, बट उसमें से मेन कौन से 3 वो आपने याद रखने हैं। So let's move on to the next question. Question number 9. It is saying that according to the Brand Finance Tires 25 report, which company has been ranked as India's most valuable and strongest tire brand? तो इंडिया का सबसे strongest tire brand कौन सा है? As you can see here, it is MRF. तो याद रख लेना थोड़ा सा इसके बारे में। Okay, this is important. So question number 10, it is saying that which Indian startup unveiled the country's first full-scale electric vertical takeoff and landing air taxi prototype? तो क्या है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, राइट। ऐसा एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप कौन सी कंपनी ने इंडिया में बना दिया फुल स्केल पे? तो उसका आंसर क्या है? दिस इज बाय द, just a second, अरे हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक है और कैसा टैक्सी है ये? दिस इज एयर टैक्सी, क्या इट विल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, राइट। एंड कौन सी कंपनी का ये इनिशिएटिव है? तो याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस बिलोंग्स टू ई प्लेन कंपनी, राइट। तो ई प्लेन कंपनी क्या है? ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसने इंडिया का फर्स्ट फुल स्केल ईवीटॉल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप क्या है? लॉन्च करा है, राइट। एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस इज डिजाइन्ड फॉर अर्बन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसफर एंड एयर एम्बुलेंस फैसिलिटीज भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें डिटेल्ड मेंशन है कि वो कार्बन फाइबर से बना है, तो ये सब इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए यू कैन रीड, बट याद रखना है कंपनी का नाम ई प्लेन कंपनी ने दिस ईवीटॉल एज they have launched on the full scale. Okay, next question पे move करते हैं, and this is related to the National Highway Authorities of India, right? तो National Highway Authorities has launched the digital local pass and Marg Mitra Help Center on which mobile application? तो याद रखना है National Highway Authority of India की एक ऐप है by the name राजमार्ग यात्रा. So what is the name of the app? This app is राजमार्ग यात्रा ऐप. तो ये बेसिकली क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऐप है जिसके थ्रू क्या है आप यू कैन लाइक फास्ट टैग्स का रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन आप लोकल पासेस ले सकते हो, राइट. तो ये सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज है रिलेटेड टू द स्मूथ ट्रेवलिंग ऑन हाईवेज, उस चीज को इंश्योर करने के लिए ये ऐप बनाई गई थी. अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस ऐप के अंडर क्या है, टू सब कंपोनेंट हैज बीन लॉन्च्ड. एक क्या है, फर्स्ट इट हैज स्टार्टेड डिजिटल लोकल पास. तो डिजिटल लोकल पास क्या है? इफ यू वांट टू like avail the local pass to like what for the toll plaza, तो आप क्या है उसको अभी आप डिजिटली ले सकते हो अंडर दिस डिजिटल लोकल पास. और मार्ग यात्रा हेल्प सेंटर क्या है? अगर आपको नेशनल हाईवेज पे क्या है, अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई एम्बुलेंस चाहिए, कोई ऐसी कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई जो आपका व्हीकल है वो खराब हो गया, उसके लिए हेल्प चाहिए, तो वो सब चीज़ों की हेल्प करने के लिए क्या है, मार्ग मित्र ऐप इज देयर.
तो ये दोनों इस ऐप का, राजमार्ग यात्रा ऐप का सब कंपोनेंट्स के फॉर्म में लॉन्च हुए हैं। एंड ये किसका इनिशिएटिव है? दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो बेसिकली क्या है, दो कंपोनेंट्स, डिजिटल लोकल पास जिसकी वजह से क्या है, यू कैन बाय द लोकल पास ऑनलाइन, एंड दूसरा क्या था, मार्ग मित्र हेल्प सेंटर, जिसमें क्या है, यू कैन गेट हेल्प ऑन द नेशनल हाईवेज। तो उससे क्या है, उस चीज को लॉन्च किया है एज अ सब कंपोनेंट ऑफ राजमार्ग यात्रा ऐप। तो इसीलिए ये न्यूज में है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 12, it is related to the KYC norms. KYC norm में क्या है, एक नई चीज आई है। So it is talking about CKYC. So what is CKYC? It is Central Know Your Customer. तो KYC का फुल फॉर्म क्या था? Know Your Customer. तो अब क्या है, एक CKYC नंबर भी दिया जा सकता है। And what is this CKYC number? उसके बारे में पूछ रहे थे, what is the primary purpose of this CKYC नंबर। तो ये क्या है, एक यू कैन एनेबल वन टाइम केवाईसी अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या है, बाय इशूइंग अ सेंट्रल नो योर केवाईसी नंबर, तो उससे क्या है, एक ही बार में आप वन टाइम, एक ही बार में आप जो है अपनी केवाईसी कर सकते हो मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। आपको बार बार क्या है, केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव दिस केवाईसी नंबर। तो क्या है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या है कि उनको बार बार ये केवाईसी ना करवाना पड़े, और इजीनेस, कस्टमर ईज के लिए दिस थिंग हैज बीन स्टार्टेड, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो CKYC stands for Central KYC and it is managed by Central Registry of Security Asset Reconstruction and Security Interest of India, CERSAI। तो याद रखना, it is being managed by CERSAI। इसमें क्या होगा, CKYC में क्या होगा, जब आप CKYC करोगे तो आपको एक 14 डिजिट का नंबर दिया जाएगा which serve as a common KYC identifier। तो जो आपके डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आपका एक कॉमन KYC की फॉर्म में यूज हो सकेगा। तो इसका एडवांटेज क्या है कि KYC नीड्स टू बी कंप्लीटेड ओनली वंस, eliminating the need to submit documents repeatedly to different financial institution। तो क्या काम इजी होगा, बार बार आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। सो राइट, तो वही जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब कुछ चाहिए, वो सब इस डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा इस 14 डिजिट KYC नंबर में। एंड वो क्या है, this can be then used for opening various bank accounts, investing in mutual funds, purchasing insurance, applying for loans। मतलब कोई भी आपने फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी सर्विस लेनी है तो बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने CKYC के अंडर रजिस्टर कर लिया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, let's move on to the next question. So question number 13, the Supreme Court recently directed the center, तो क्या डायरेक्ट करा है, to frame uniform post retirement norms for whom। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, गाइडलाइंस इशू करी है, डायरेक्शंस इशू करी है कि सेंटर को, कि आप क्या है, सॉरी, तो क्या आप किस चीज की गाइडलाइंस इशू करने को बोला, उन्होंने बोला कि यू नीड टू फॉर्म रूल एंड रेगुलेशन फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। So this is saying that High Court judges post retirement benefit must be uniform across the country। तो उसके लिए यूनिफॉर्म कैसे होंगे, अभी क्या है, हर स्टेट के अपने अलग अलग जो है हाई कोर्ट के जजेस को क्या है आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट मिलते हैं दे डिफर, राइट, बिकॉज वो क्या है स्टेट स्पेसिफिक चीजें भी हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है सेंटर को कि आप एक कमेटी बनाओ जो क्या है डिसाइड करे कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं हमने किनको, हाई कोर्ट जजेस को, वो कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, राइट। एक चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, दैट हाई कोर्ट जजेस, इसके रिलेटेड आपने दो चीजें याद रखनी है, दैट इनकी जो सैलरी है, हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी है, इट कम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो जिस स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट
में जज हैं उसके कंसोलिडेटेड फंड से क्या इनकी सैलरी आती है, लेकिन इनकी जो पेंशन आती है हाई कोर्ट के जजेस की, दैट कम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो याद रखना है। सैलरी कहाँ से आ रही है? स्टेट पे कर रहा है, लेकिन पेंशन कौन पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है फ्रॉम इट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रही हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो दोनों चीजें कौन करेगा? सेंटर ही करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का आपने याद रखना है, सैलरी इज पेड बाय द स्टेट एंड द पेंशन इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अभी बात किस चीज की हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद जो उनको बेनिफिट्स देने हैं वो ऑल अक्रॉस द कंट्री क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कमेटी बना लो, right? So let's move on to the next question. It is related to international affairs. So China recently conducted a live fire military drill. तो एक लाइव जो है उन्होंने मिलिट्री ड्रिल करी है। कहाँ पे करी है? इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम्ड बाय विच कंट्री? तो किसी दूसरी कंट्री के ईईजेड जोन में। ईईजेड क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंट्री, तो उस कंट्री की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी वाटर्स होते हैं दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, तो इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी वाटर है, राइट, जो भी ओशन अवेलेबल है, वो क्या है? किसका? इकोनॉमिक ईईजेड आ जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका बन जाएगा? इंडिया का। तो आपकी कोस्ट लाइन के आसपास का 200 नॉटिकल माइल तक का वाटर जो है वो आपको बिलोंग करता है एंड वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? मतलब उस जो वाटर्स हैं उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे एक्सप्लोरेशन करना रिसोर्सेज की, क्योंकि अब ओशन वाटर है तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं, तो उनकी एक्सप्लोरेशन करना, वो सब क्या है? किसको बिलोंग करेगा? जिस कंट्री के 200 नॉटिकल माइल में वो वाटर बिलोंग कर रहा है, राइट? तो वो आपकी सोवरेनिटी के अंडर आ जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज जापान, तो समझो कि ये वाला जो एरिया है सारा क्या है? जापान का ईईजेड है। तो यहाँ पे जाके चाइना क्या है? ईस्ट चाइना सी में जाके उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके क्या है? ये मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। तो जब ऐसी कोई चीज करोगे तो ऑब्वियसली यू आर व्हाट लाइक इंटरफेयरिंग इन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल व्हाट? रिटेलिएट, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो याद रखना अभी चाइना ने किसके इकोनॉमिक जोन में जाके ऐसे किया? इट इज the Japanese, तो जापान, राइट? तो दिस इज मेंशनिंग कि दिस हैज हाइटेंड द टेंशन बिटवीन चाइना एंड जापान। ऑलरेडी भी इनकी प्रॉब्लम्स चली रही हैं, बट दिस मिलिट्री ड्रिल हैज व्हाट? फर्दर इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपने याद रखना है। So let's move on to the next question. Question number 15. The recently discovered Picture ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट्स, तो क्या मिले हैं? पिचौरे ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट्स मिले हैं एमपी में। हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द वर्ल्ड्स डैश ओल्डेस्ट ऑर्बिक्यूलर रॉक। तो कौन से? वर्ल्ड के कितने नंबर के? तो इट इज वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट मिले हैं हमको ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट रॉक्स। तो ये क्या है? दीज आर टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट कहाँ पे मिले हैं? इन एमपी। तो ये याद रखना है। एमपी में स्टूडेंट्स वर्ल्ड के क्या है एंड इंडिया के ओल्डेस्ट केव्स भी हैं। ओल्डेस्ट केव्स ऑफ इंडिया वो भी कहाँ पे हैं? एमपी में है, जिसमें क्या है? अर्ली मैन इरा के टाइम की पेंटिंग्स भी मिलती हैं हमें। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन केव्स का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केव्स विच आर द ओल्डेस्ट इन इंडिया, राइट? तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ओल्डेस्ट केव्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं जो कि एमपी में है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अभी हम न्यूज किसकी कर रहे हैं कि वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट्स जो मिले हैं, रॉक मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं? सेकेंड ओल्डेस्ट इन एमपी।
तो ये आपने याद रखना है। एंड वर्ल्ड के ओल्डेस्ट कहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड ओल्डेस्ट कहाँ पे हो गया, इंडिया में। Okay, let's move on to question number 16. So, India's first 100 megawatt vanadium redox flow battery project has been approved at which location? तो ये जो है वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी का जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे अप्रूव हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इट हैज बीन अप्रूव्ड इन खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। तो दिस हैज बीन अप्रूव्ड। सो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी आपने याद रखना है that this battery is something which can be used for longer durations like from 20 to 30 years। इतनी देर इतने इसको टाइम तक आप यू कैन स्टोर एंड यूज दिस बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरी से ये बहुत ज्यादा बेटर है। एंड वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज, और इनको फ्लो बैटरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या है जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्लो करते रहते हैं विद इन 2 टैंक्स, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी आप याद रख सकते हो। तो ये कहाँ पे दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सेटअप, तो खावड़ा सोलर पार्क में ये सेटअप होगा। Okay, so last question of the day, Kanishk Narayan. So who is Kanishk Narayan? Kanishk Narayan has recently appointed as United Kingdom's first AI minister. तो फर्स्ट एआई मिनिस्टर आए यूके के, जिनका नाम क्या है, कनिष्क नारायण। इज ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो कौन सी इंडियन स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो याद रखना ही बिलोंग्स टू तो बिहार। तो बिहार के कनिष्क नारायण जी अभी क्या है, यूके के एआई मिनिस्टर बन गए। तो हमने कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स करी थी। यूके के न्यू पीएम का नाम भी याद करा था, यूके के पीएम का नाम, राइट। देन वी हैव यूक्रेन के पीएम का नाम, राइट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूके के एआई मिनिस्टर का नाम। एंड हु इज दिस पर्सन? ये याद रखना है क्योंकि इंडिया से है, इंडियन ओरिजिन है इसका, कनिष्क नारायण। तो कनिष्क नारायण जी कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड रिवाइज कैसे करना हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करते हैं क्लास में। That this is the overview of the class। इससे आप क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं यू टेक आफ्टर द क्लास, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो वीडियो यहाँ पे आपने पॉज करना है और आपने देखना है कि कितने आप रिकॉल कर पा रहे हो, राइट। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करने की कोशिश करना है। एंड एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन आपने फिर से इसको रिवाइज करना है, बिकॉज रिविजन इज द की। So I hope you have enjoyed the session. Let's meet tomorrow for another session. Thank you so much, students. Have a great day.